हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। जल्दी से लाइव क्लास को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट जो है वो ज्वाइन कर लीजिए लाइव क्लास को। निगम जी ने ज्वाइन कर लिया। होपफुली स्क्रीन आपको जो है वो दिखाई दे रही होगी। थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ जिससे कि मुझे आपके कमेंट्स जो है वो दिखाई दें। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारी लाइव सेशन को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। नीचे डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी। हम शुरू करेंगे हमारे टेस्ट को। जैसे कि टेस्ट में आप जाएंगे तो हर कैटेगरी के आपको टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट जो है वो हम लोग कवर करते हैं। एक काम करते हैं, प्रीलिम्स 2023 के मॉक टेस्ट को जो है वो देना शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं है, चलो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या, कौन सा टेस्ट चाहिए आपको बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट देंगे। सर हम लोगों की भी करंट अफेयर्स की यार निगम क्लास इसलिए लाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग का बड़ा जो है वो इशू है। बात क्लास लाइव का नहीं है, करंट अफेयर्स में क्वालिटी वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, वो आपको अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी वैसे ही उसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको लाइव क्लास जो है वो मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। चलो रुको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करते हैं। एक दिन हमने जो है वो कवर किया था और करीब लास्ट के 10 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट रुकना। आज नहीं आई, बस आने वाली है, अब अपलोड हो रही है। कुछ टॉपिक्स हैं वो आज अपलोड जो है वो हो जाएंगे। एक तो इसमें इतने सारे टेस्ट हैं कि क्या ही बताएं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का अपन को चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट। हाँ, ये तो मॉक टेस्ट दिखा रहा है। ईपीएफओ वगैरह के भी टेस्ट इसके अंदर डाले हुए हैं। ये आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टेस्ट आ गए। 2023 का हम लोग, सॉरी 22 का टेस्ट कहाँ पर है, ये है। चलो, आपके सामने क्वेश्चन है। 80 to 90 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। 90 से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर एप्लीकेशन पर टेस्ट अवेलेबल है। 81 से 90 करेंगे। आइए, सो आपके सामने क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा होगा। बिदी बिदी, अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्टर्न केन्या के अंदर, करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। कुछ पीपल जो हैं जो भाग गए हैं साउथ सुडान सिविल वॉर से, वो बिदी बिदी में रह रहे हैं। कुछ लोग जो है वो भाग गए हैं सिविल वॉर से सोमालिया में, वो दादाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में जो है वो रह रहे हैं केन्या के अंदर। तो इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये बेसिकली 15% लोगों ने इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो दिया है। और जूम करूं, 15% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर जो है वो दिया है। करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। सो सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिदी बिदी रेफ्यूजी सेटलमेंट एक हम लोग को देखने को मिलता है। ये वन ऑफ द सेवरल, मतलब नदन युगांडा की अगर बारे में बात करें तो वो वाला एरिया हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और ये एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर का, वो याद नहीं रखना है। तो बिदी बिदी रेफ्यूजी जो है वो नदन युगांडा के हैं,
राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और ये बिगेस्ट रेफ्यूजी कैंप पूरे दुनिया भर में हमें देखने को मिलता है। विधि विधि रेफ्यूजी सेटलमेंट जो है वो ऑलमोस्ट साउथ सुडानीज पॉपुलेशन जो हम लोग को देखने को मिलती है उसका है। काफी सारे इनहेबिटेंट्स विधि विधि के जो है वो भाग गए थे मर्डर और कैद होने के डर से। और फिर दादाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो इसको इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था एज अ टेम्पररी हेवन के तौर पर, यानी कि जो भी रेफ्यूजीज है वो यहाँ पर आकर टेम्पररी बेसिस पर रह सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी। तो ये युगांडा वाला एरिया हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है और केन्या का, ठीक है। तो ये फैक्ट है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे एक मिनट रुकना है। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो जूम करने में दिक्कत आ रही है इसमें। एक मिनट दो, मुझे मैं आईपैड पे कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट दो। आईपैड को सेकंड स्क्रीन बना देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट रुकना, एक मिनट लगेगा। ठीक है, अब अपना बन गया आईपैड सेकंड डिस्प्ले। तो आप लोग के कमेंट सेकंड डिस्प्ले पे डाल देता हूँ तो अब सही दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे आप लोग के कमेंट सेकंड डिस्प्ले पे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन भी बड़ी भी दिखाई देगी और सही दिखाई देगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, इसको बंद करो। 82 क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 जो है वो आपके सामने हम लोग को नजर आ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। तो टर्किक स्टेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो टर्किक स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग को नजर आती है, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 82, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। कॉपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक भी जो है उसको कहा जाता है टर्किक स्पीकिंग कंट्रीज, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो टर्की कंट्रीज के अंदर अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की और उज्बेकिस्तान आता है। अजरबैजान, उज्बेकिस्तान भी है, 2 और 5 उज्बेकिस्तान हम लोग को नजर आ रहा है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की इसमें नहीं है। तो 2 और 5 जो होना चाहिए वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए। अब इसके देखो, इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, यहाँ पर आप लैंग्वेज भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्विज को। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट जो हमें देखने को मिलता है, तो 1992 में टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो पहले टर्किश समिट जो है उन्होंने कंडक्ट करी थी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। और ऑर्गेनाइजेशन टू टर्किक स्टेट कैसे, टर्किक काउंसिल या कॉपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स कहते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टर्किक कंट्रीज हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की और उज्बेकिस्तान। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, राइट। और इस्तांबुल समिट के दौरान फोरम जो है ये इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट जो है वो नाम दिया गया। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट के फॉर्मेशन के साथ टर्की जो है वो बेसिकली यूरोएशिया की जियो पॉलिटिक्स जो है वो रीराइट करती है। मतलब यूरोएशिया के अंदर जो भी जियो पॉलिटिक्स होती है उसमें एक सेंट्रल रोल जो है वो टर्की का हम लोग को देखने को मिलता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो है वो बन सकती है यूरोपियन यूनियन जैसी, राइट। और ये एक आर्मी, ईरान की आर्मी के तौर पर भी जो है ये
डेवलप हो सकती है। क्या हो गया भाई, कौन बोलना चाह रहा है? उषा, यू वांट टू स्पीक? बोलो, माइक ऑन किया है आपका। उषा, माइक ऑन किया, क्या हो गया बताओ। शायद उषा गलती से माइक ऑन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83rd क्वेश्चन। सॉरी, 84th पे आ गया। 82nd के बाद 83rd कहाँ चला गया भाई? स्किप क्यों मार रहा है 83rd? 83rd क्वेश्चन पे आप, हाँ ये 83rd क्वेश्चन। बताओ भाई, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के साथ। केरला हैज फुल सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी फटाफट बताइए। आठ स्टूडेंट्स के कमेंट आ गए हैं, स्मॉल लेटर। एक मिनट रुको, ये लॉबी ठीक है। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरला हैज फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गुजरात के पास क्या लार्जेस्ट सोलर पार्क है इंडिया में, केरला के पास क्या फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गोवा के पास क्या लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट है क्या इंडिया के अंदर। तो बताओ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो टू ओनली, सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखना। कंट्री ने इंस्टॉल किया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो 150.54 गीगावाट की हमें देखने को मिलती है सोलार की कैपेसिटी। अभी आंकड़े एग्जैक्टली जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसी चीज जो है वो पूछी नहीं जाती, राइट। और 30 नवंबर तक ये बता रहे हैं कि इतनी 2021 तक, तो आउटडेटेड थोड़ा सा डेटा ही है। बट बाकी बात ये चीज ध्यान में रखना कि फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी जो है वो पूरे दुनिया भर में इंडिया की है। और इसमें टोटल नॉन फॉसिल बेस्ड इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी 157.32 गीगावाट की। अब ये सब आंकड़े भी याद रखने नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। इंडिया का भदला सोलार पार्क राजस्थान के अंदर है, ये लार्जेस्ट सोलार पार्क हम लोग को पूरे दुनिया भर में जो है वो देखने को मिलता है। केरला का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पहला एयरपोर्ट था पूरे दुनिया भर में जो पूरी तरह से सोलार पावर के तौर पर चल रहा है। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने उद्घाटन किया था इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट का, और टोटल 150.4 करोड़ की इसकी कॉस्ट थी। तो तमिलनाडु के अंदर है ये, राइट। फ्लोटिंग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश हुआ है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर, जो फैक्ट्री है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसका आंसर तो सभी लोग बताएंगे। 23% लोगों ने मात्र इसका आंसर सही दिया है। अब देखते हैं कि आप उस 23% में आते हो कि नहीं आते हो।
बताओ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये 50 बार हम पढ़ चुके हैं। तो कोस्टल स्टेट्स के पास राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी अप टू द लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। तो क्या 12 नॉटिकल माइल्स तक का एक पर्टिकुलर कंट्री के पास जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम लोग को देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। शिप्स जो होती हैं सभी स्टेट्स की, यानी कि सभी कंट्रीज की, चाहे वो कोस्टल है या लैंडलॉक्ड है, ये राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज यानी कि वो वहां पर पास कर सकती है उस पर्टिकुलर एरिया को टेरिटोरियल सी के। बताओ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है हम लोग को देखने को मिलता है वो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो है वो जाता नहीं है। अच्छा, 12 नॉटिकल माइल्स का वो कोस्टल टेरिटोरियल सी है, सॉरी, 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं हम लोग को देखने को मिलता। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाक से बताओ। इसके बारे में तो एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। कई बार हम लोग इस टॉपिक को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी को पढ़ ही चुके हैं। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 का है। 1982 ध्यान में रखना, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसने स्टैब्लिश किया था एक लीगल फ्रेमवर्क मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए, राइट। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं। ये डिवाइड करता है मरीन एरियाज को 5 जोन में। अब ये देखो, ये 5 जोन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और लास्ट हम लोग को देखने स्टैब्लिश करने का उसकी टेरिटोरियल सी की ब्रेथ, यानी कि टेरिटोरियल सी को जो है वो स्टैब्लिश करने का 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी हम लोग को जो है वो देखने को मिल सकती है एक कंट्री की। एंड नेक्स्ट हम लोग को ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था 12 नॉटिकल माइल्स का। और ये एक लौता इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है जो फ्रेमवर्क बनाता है कि एक कंट्री का जो है वो मैरीटाइम स्पेस में, यानी कि समुद्री क्षेत्र में जो है वो एक कंट्री का कितना क्षेत्र अधिकार होगा। ये अलग अलग स्टेटस, लीगल स्टेटस अलग अलग मैरीटाइम जोन को प्रोवाइड कराता है। जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं है, ये फैक्ट तो आप लोग जानते ही हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, राइट। एंड ये बैकबोन प्रोवाइड कराता है ऑफशोर गवर्नेंस के लिए कोस्टल स्टेट्स के द्वारा, यानी कि जो कोस्टल कंट्रीज जो है उनको गवर्न करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट ही हम लोग को देखने को मिलता है। इट नॉट ओनली जोन्स कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल स्टेट का जोन जो है वो क्रिएट नहीं करता, बल्कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है कि राज्यों के, यानी कि कंट्रीज के क्या अधिकार होंगे और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और बताया जाता है UNCLOS जो है इसको साइन और रेक्टिफाई किया है सभी की सभी कोस्टल कंट्रीज ने, साउथ चाइना सी के भी, राइट। और क्योंकि साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिला था, आपको पता है चाइना को लेकर काफी डिटेल में हमने इसके बारे में जो है वो चर्चा किया था। और इनोसेंट पैसेज जो है उसको कोडिफाई किया हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी में, और उसको अडॉप्ट किया था 1982 में, और इसको लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी जो है वो कहते हैं। तो ये पैसेज यानी कि पास जो है वो हो सकती है एक पर्टिकुलर शिप्स वगैरह, राइट। इनोसेंट पैसेज का जो है वो अधिकार शिप्स वगैरह को प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। Which one of the following statement best reflect the issue of सेनकाकू आइलैंड? ये भी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा हुआ है, सेनकाकू आइलैंड। क्या ये माना जाता है कि आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसको कंट्री के द्वारा बनाया गया है साउथ चाइना सी के अराउंड? चाइना और जापान जो है वो सेनकाकू आइलैंड के डिस्प्यूट पर जो है वो एंगेज्ड है। क्या ये एक परमानेंट मिलिट्री बेस हम लोग को देखने को मिलता है जो कि सेटअप किया गया है ताइवान की मदद करने के लिए? और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया है कि ये एक नो मैन लैंड है, यानी कि किसी का भी क्षेत्र अधिकार इसमें नहीं है। यानी कि कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसको क्लेम करती है, बट ये नो मैन्स लैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सेनकाकू आइलैंड का। बताओ जरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डिटेल देखते हैं हम लोग। सेनकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी पर लोकेटेड ही आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है जापान, चाइना, ताइवान के बीच में, वहीं पर ही है। आर्चिपेलागो के अंदर 5 अनइनहेबिटेड आइलैंड हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये। 5 ऐसे आइलैंड है जो कि जहां पर कोई नहीं रहता, जहां पर 3 बैरन रॉक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनका साइज 800 मीटर स्क्वायर से लेकर 4.32 किलोमीटर स्क्वायर तक का है। वो सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की नहीं है। सेनकाकू आइलैंड एक आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं है बल्कि एक नेचुरल आइलैंड है, और ये ग्रुप है 8 अनइनहेबिटेड आइलैंड्स का, इसलिए स्टेटमेंट 1 हम लोग को करेक्ट देखने को मिलता है। और सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट जो है
वो चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिला था, राइट। वो चाइना और जापान दोनों ही इसके ऊपर जो है वो अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं। यूएसए ने यहाँ पर कोई अपना परमानेंट मिलिट्री स्टेशन स्टैब्लिश नहीं किया हुआ है, बट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट होती है यहाँ पर इस क्षेत्र में यूएसए और जापान मिलिट्री फोर्स के बीच में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर नहीं किया है इस आइलैंड को नो मैंस लैंड, राइट। सेनकाकू आइलैंड जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया था टेरिटरी में, जो जापान जो है रीअनाउंस करती है आर्टिकल 2 जो सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी 1951 की देखने को मिलती है, जिसने लीगली डिफाइन किया है टेरिटरी ऑफ जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आपको याद होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सब जो आइलैंड्स थे वो अपने कब्जे में जो है वो कर लिए थे। और आर्टिकल 3 जो इस ट्रीटी की है वो ये कहती है कि आइलैंड जो है उसको यूनाइटेड स्टेट, देखो लिखा भी है, यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके प्रशासन में जो है वो रखा गया था। और सेनकाकू आइलैंड जो है वो इंक्लूडेड है इन द एरिया हु एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वर रिवर्टेड टू जापान। तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे दिया ना कि यूएसए के पास पहले था, याद करो वो पूरी स्टोरी जिसको हमने डिस्कस किया था कि पहले ये सब आइलैंड यूएसए के पास थे, राइट। जब बेसिकली जापान ने जो है वो चाइना के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चटक गया था, राइट। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर आकर इसकी टेरिटरी पर जो है वो पूरा कब्जा किया, कंट्रोल किया। और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय पर हम लोग को देखने को मिला था कि स्थिति जो है वो इस प्रकार की जो है वो डेवलप हो गई थी कि जापान बहुत तेजी से उछल रहा था, यानी कि एक छोटी सी कंट्री काफी मतलब ऊंची छलांग जो है मार रही थी, चाइना को उसने अपने कब्जे में कर लिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स को वो चीज समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, और यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या हश्र किया जापान का, तो मतलब आप बेहतर तरीके से इसके बारे में जानते ही हैं। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। देखो ये मैप भी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर ये मैप है, ताइवान के नजदीक हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। ये पेयर आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है। देखो कंट्री से रिलेटेड है, और ये कंट्री न्यूज में जो है वो क्यों थी, तो ये आज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। छाद, यूनिया, लेबनन, ट्यूनीशिया, कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है बताइए। करंट अफेयर्स में ये पूरे टॉपिक्स जो है वो आ चुके हैं। चार्ट के बारे में हम लोग बात करें तो एक लैंडलॉक कंट्री हम लोग को नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका की देखने को मिलती है। चार्ट के बारे में बात करें तो लार्जली सेमी डेजर्ट कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। गोल्ड और यूरेनियम यहाँ पर है, ये फैक्ट देखो याद रखो, क्योंकि आपके मेंस के पेपर को भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी मेंशन है कि आपको मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए। यूरेनियम चार्ट में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा चाइना का कोई परमानेंट मिलिट्री बेस चार्ट के अंदर नहीं है, हम लोग को देखने को मिलता। और ग्यूनिया की बारे में बात करें, वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट जो ग्यूनिया के हमें देखने को मिलते हैं उसको अरेस्ट किया गया था सक्सेसफुल मिलिट्री कूप के बाद वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन में। तो आपको पता है, अलग दुनिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, काफी सारी कंट्रीज हैं जहां पर मिलिट्री तख्ता पलट हुई थी। ये टॉपिक हमने तब पढ़ा था जब म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ था, राइट। ये कूप, मिलिट्री कूप जो है, इट वाज रिपोर्टेडली लेड बाय अ स्पेशल टास्क फोर्स। एक स्पेशल टास्क फोर्स हम लोग को दुनिया की देखने को मिलती है। कर्नल मैमेडी काउम बॉय ऐसा करके इसका नाम है, तो ये हेड है यूनियन स्पेशल फोर्स का। तो इसने ये कूप जो है वो मिलिट्री कूप कंडक्ट किया था। लेबनान के बारे में बात करें तो एक कंट्री हम लोग को ईस्टर्न शोर में देखने को मिलती है, मेडिटेरेनियन सी के, राइट। तो लेबनान के बारे में आपने कई बार जो है वो पढ़ा हुआ है। और इसके अंदर हम लोग को एक नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी देखने को मिलती है, और इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलर सॉवरेन स्टेट। इसकी कैपिटल हम लोग को बेरूट देखने को मिलती है। लेबनान जो है वो एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, इम्पोर्ट के ऊपर मतलब वो है, डिपेंडेंट है। एंड द बैडली डैमेज पोर्ट फैसिलिटी is Lebanon's largest maritime gateway and it makes essential item एक्सपेंसिव एंड थ्रेटन फूड सिक्योरिटी। तो इसके पोर्ट के कारण, इसका पोर्ट जो है वो सही से डेवलप नहीं है, राइट। डैमेज हम लोग को देखने को मिलती है इसकी पोर्ट की फैसिलिटी, जब ही है जो है वो है तो मेडिटेरेनियन सी के पास, बट देन टू जो है वो सक्सेसफुल नहीं है ये पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। ये ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो डील कर रही है। डीवैल्यूएशन बहुत तेजी से इसका लोकल करेंसी में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो बहुत बुरी स्थिति इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है लेबनान की इकोनॉमिकली। डाउनफॉल इसके अंदर हम लोग को नजर आए। तुनिसिया के बारे में बात करें, नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। अब तुनिसिया के प्रेसिडेंट, इसके बारे में हमने बात भी करी थी कैइस साइद के बारे में, राइट। तो सस्पेंशन इसका हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, राइट। तो इसको भी हमने पढ़ा हुआ तुनिसिया को करंट अफेयर्स के अंदर।
तो ये एक टॉपिक था। निगम जी बोले स्किप। 21% लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। ये क्वेश्चन है, देखो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन, कौन सा रीजन है, अब ये किस कंट्री में? एंटोलिया पढ़ा हुआ है हमने, बता दो जरा। अम्हारा शायद नहीं पढ़ा, एंटोलिया तो हमने पढ़ा हुआ है। ये अलग अलग कंट्रीज जो है वो न्यूज में हम लोग को, मतलब ये अलग अलग रीजन न्यूज में जो है वो देखने को मिला है। तो देखो एंटोलिया के बारे में बात करें तो ये लार्ज पेनिनसुला है वेस्टर्न एशिया के अंदर, राइट। तो ये तो पढ़ा ही हुआ था हमने, टर्की वाला क्षेत्र। तो ये उस समय ये टॉपिक जो है वो आया था जिस समय टर्की का इशू जो है वो हम लोग को ये उसमें देखने को मिला था, मेडिटेरेनियन सी के ग्रीस के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रीस के साथ जो है वो इसका इशू चला था, तब ये एंटोलिया करके टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में भी जो है वो था। एनीवेज आगे के बारे में बात करें, अम्हारा। अम्हारा क्षेत्र जो है वो ऑफिशियली अम्हारा नेशनल रीजनल स्टेट, ये एक रीजनल स्टेट हम लोग को नदन इथियोपिया में देखने को मिलता है। अम्हारा लोग यहाँ पर रहते हैं, देखो अम्हारा याद रखना। अम्हारा जो है वो 2 लार्जेस्ट एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप हम लोग को इथियोपिया में देखने को मिलता है। तो अम्हारा लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? इथियोपिया से, राइट। और कैबो डेलगाडो के बारे में बात करें हम लोग तो मोजाम्बिक की है, हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कैटेलोनिया के बारे में बात करें तो स्पेन की है, कैटेलोनिया क्षेत्र जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन का हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, 30% लोगों ने इसका करेक्ट जवाब दिया है। अब ये वाला तो बता सकते हो, इंडियन लॉस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हम पढ़ भी चुके हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, तो जंगली जानवर क्या इकलौती प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की? जब भी कोई वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है तो ऐसे एनिमल को जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है, वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड, कहीं पर भी वो पाया जाए तो उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी है। Apprehension of protected wild animal became a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. ये देखो हिंदी भी में भी है अपने पूरे क्वेश्चंस। किसी संरक्षित वन जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त है, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रजाति जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस जो है वो बन रही है तो उसको मारा भी जा सकता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट जो है उनमें से करेक्ट है? 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब टाइगर जो है वो मानव के लिए खतरा बन रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, तो उसको मारेंगे थोड़ा ना। बट हाँ, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं तो उसको अवॉइड ही करने की बात की जाती है, अक्सर न्यूज में आप लोग पढ़ते हो, हम डिस्कस करते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी चीज यहाँ पर डिटेल में जो है वो मेंशन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये प्रिवेंट करती है हंटिंग को, प्लांट कटिंग को, राइट, प्रोटेक्टेड एरिया के नेटवर्क को डिक्लेयर करती है, रिकॉग्नाइज करती है जू को, प्रोटेक्टिव मेजर्स के बारे में बात करती है कैसे एनवायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट करें, एनवायरमेंट को डेवलप और सेफगार्ड करने का काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट अथॉरिटी देती है कि वो सीवियर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स जो है वो ले, राइट, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। देखो अलग अलग ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल अक्सर आ जाता है कि कौन सा शेड्यूल जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल 1 के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हम लोग को देखने को मिलती है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, ना उनकी हंटिंग होगी ना उनका शिकार होगा। शेड्यूल 1 में जितनी भी प्रजाति होती है ना उनकी हंटिंग करना है ना उनका शिकार करना है ना उनको पोचिंग मतलब वही शिकार वगैरह नहीं करना, कैद नहीं रखना है, राइट, ठीक है। स्ट्रिक्ट पेनाल्टी और पनिशमेंट जो है वो दी जाती है ऑफेंडर को, ठीक है। शेड्यूल 2 के अंदर भी हंटिंग पोचिंग प्रोटेक्ट की जाती है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के पर्पस के लिए स्मगलिंग होती है ना जानवरों की, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स नॉट कंसिडरिंग एंडेंजर्ड, तो जो एनिमल्स एंडेंजर्ड नहीं है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है शेड्यूल 3 के अंदर, ठीक है। शेड्यूल 1 सबसे ज्यादा हार्श है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। वर्मिन, वर्मिन का मतलब पता है आपको? वर्मिन, इनको हंट किया जा सकता है, अगर वो कोई डिजीज वगैरह उनमें आ गई है तो उनको हंट किया जा सकता है। इसको अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी वर्मिन घोषित कर देती है, जैसे कि आपको शायद पता हो कि मंकी को हिमाचल प्रदेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनने वर्मिन जो है वो घोषित किया था। उषा करंट अफेयर्स की क्लास यूट्यूब पर अपलोड होगी, थोड़ी देर में क्लास बन चुकी है, रिकॉर्ड हो गई है क्लास, थोड़ी देर में अपलोड होगी।
कुछ स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंगाई। तो कौन है फंगाई की कल्टीवेटर? बताओ, आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। देखो ऐसे क्वेश्चन एनवायरमेंट से आ जाते हैं। आंट, चींटी, ये स्पीसीज आंट जो है इसको कल्टीवेटर ऑफ फंगाई कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये रॉक एडिक्ट अशोक के, अभी मैंने आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किए जिसमें अशोक के रॉक एडिक्ट्स भी मेंशन्ड है। आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नोट्स जो है वो दिए हैं। हमारे उस नोट्स में जो है वो ये रॉक एडिक्ट्स के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में भी मेंशन्ड है। अशोक की मेजर रॉक एडिक्ट कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है? अपन ने काफी सारे अशोक के रॉक एडिक्ट्स के बारे में मेंशन किया था नोट्स में। तो जिनके पास वो नोट्स है उनको इसका आंसर जो है वो क्लियरली पता होगा, राइट? तो ओनली 2 पेयर्स जो है वो दे आर करेक्ट। धौली हिल्स के बारे में भी मेंशन था, राइट? ओडिशा, धौली हिल्स क्लियरली जो है वो लिखा हुआ था धौली हिल्स के बारे में। ठीक है, इरागुड़ी, इरागुड़ी आंध्र प्रदेश। जाऊगाड़ा, ये हम लोग को ओडिशा के अंदर देखने को मिलता है। कालसी, कालसी जो है वो उत्तराखंड पे हम लोग को देखने को मिलता है। देखो ये मेजर रॉक एडिक्ट जो है इसका मैप भी जो है वो दिया हुआ है अशोक के। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? अभी गड़बड़ हो जाती। क्वेश्चन अच्छा हो चुके हैं ना अपने क्वेश्चन पूरे। ये तो 91 वाला क्वेश्चन पहले ही कर लिया था हमने उस दिन रात में। चलिए अब 70 to 80 अब अपन रोज रात में 8 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब कल से ये वाला प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि कल से मैं पहले ही सेकंड स्क्रीन जो है वो ओपन करके रखूंगा। चलो, जय हिंद। जस्ट अभी अपलोड हो रही है, करंट अफेयर्स की क्लास पूरी रेडी हो गई है, उसको बस अपलोड करना है। 5 मिनट में अपलोड कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स की क्लास कवर अप करो मस्त, पूरे दिन जो भी पढ़ाई करी है उसका रिवाइज करो और सो जाओ। जय हिंद।